मैं अपनी बात करने से पहले आपसे ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो 22nd लॉ कमीशन को जो अपना नोट या रिस्पांस लिखकर भिजाए, उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो एक रिस्पांस नोट है, दूसरा उसमें हम रिटायर्ड जस्टिस वी गोपाला गौड़ा का एक लीगल ओपिनियन जो हम उनसे पूछे 5 क्वेश्चन के ऊपर, वो भी हम उसमें देंगे। और तीसरा हम उसमें एक पोजीशन पेपर में जो 2016 में 21st लॉ कमीशन को दिया था, वो तीनों हम लोग लॉ कमीशन को आज भिजा चुके हैं। तो सबसे पहले ये है कि मैं शुरुआत में मैं शुक्रगुजार रहूँगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के फाजिल वकील जनाब एडवोकेट निज़ाम पाशा साहब का कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की इस रिस्पांस नोट को तैयार करने में, बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत उन्हीं की रही। पूरा उन्हीं का पूरी इसमें जुस्तजू थी, मेहनत थी, और उनके ताउन से उनकी पूरी मदद से ये एक रिस्पांस नोट हम तैयार करें। तो अब इंशाल्लाह अभी आपको एक थोड़ी देर में ये तीनों नोट्स हम लोग आपको दे देंगे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए आपको पढ़ के सुनाने के लिए, वरना अगर आप शॉर्ट में चाह रहे तो मैं दे देता हूँ ये आप लोगों को, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं 3 पॉइंट नहीं है, वो ऐसा नहीं है आशीष। देखिए ये 2 मिनट बाइट नहीं हो सकता, तो आप सुन लीजिए एक 10 मिनट के लिए मेरी बात को, और उसके बाद आप लोग जो भी सवाल करना है करिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन 22nd लॉ कमीशन का आया था जून 14 को, जिसमें उन्होंने पूछा कि व्यूज़ दीजिए ऑन द इशू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मगर उस नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन कोई प्रपोज़ल नहीं देता, सिर्फ उसमें हवाला देता 21st लॉ कमीशन का। और 21st लॉ कमीशन जो कंसल्टेशन ऑन पेपर ऑन रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ दिया था 31 अगस्त 2018 को, वही उसका हवाला दे रहे उन्होंने, और उसका जवाब हम दे चुके एज हमारी पार्टी तरफ से। तो ये सबसे बड़ी उसमें गलती है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली 5 साल के बाद फिर से लॉ कमीशन ये एक्सरसाइज को अंडरटेक कर रहा है यूसीसी के बारे में। माने क्लॉकवर्क की तरह हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है यूसीसी को, और मकसद ये की है कि एटमॉस्फेयर को विशिएट करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें उनको कोई सियासी फ़ायदा मिल सके। अब आप ये समझिए कि जून 14, 2023 को जो उन्होंने पूछा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, हाँ, मगर वही कंसल्टेशन पेपर के बाद जस्टिस चौहान साहब क्या बोले, दैट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। ये बोले उन्होंने। ये यानी इनका कॉन्ट्रडिक्शन देखो आप 22 लॉ कमीशन का। और दूसरी बात यह है, वो उन्हें बताते भी नहीं कि व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो 22वां लॉ कमीशन है, बताते भी नहीं व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। 21वां लॉ कमीशन चौहान साहब का, तो वो तो अलग ही ओपिनियन दिए, ये नहीं बताते। अब आप आ जाइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के ऊपर, जिसमें इसमें एक साफ तौर से कहा गया था बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर ने कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वन ऑफ द सॉल्यूशन प्रपोज्ड बाय बाबा साहेब अम्बेडकर वाज दैट पार्लियामेंट में मेक द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑप्शनल। It will be available to persons who wish to opt out of their personal laws. Dr. Ambedkar further assured the members of Constituent Assembly that
Therefore, no one need to be apprehensive of the fact that if the state has the power, the state will immediately proceed to execute or enforce that power in a manner that may be found to be objectionable by the Muslims or by Christians or by any other community in India. We must all remember, including members of Muslim community who have spoken on this subject, though no one can appreciate their feelings very well, that sovereignty is always limited, no matter even if you assert that it is unlimited, because sovereignty in the exercise of that power must reconcile with itself the sentiments of different communities. अब important सुनिए आप, no government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim community to rise in rebellion. I think it would be a mad government if it did so, but that is a matter which relates to exercise of power and not to the power itself. So, इससे it is clear from the text of Article 44 itself, as the debates in Constituent Assembly, that UCC was contemplated an exercise that involved disruption and upheaval to yield one size fits all. And therefore, notes of caution were sounded, including the need for it to temper with optionality. ये एक है. दूसरी बात ये है कि the exercise of the reform of specific personal laws of individual religious communities proposed in the consultation paper, यानी consultation of 21st Law Commission, that it finds its basis not in Article 44 but in entry 5 of list 3 of 7th schedule of the Constitution. Such an exercise of codification or alteration of individual laws of individual communities requires a more focused consultative process, with draft laws being placed for comment and the participation of stakeholders from the affected communities being sought. As such, the consultation paper, just by virtue of sheer breadth of issues it has covered, was grossly unequal to the task it set out for itself. अब आप ये देख लीजिए, इसका तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, मगर हमारा मानना ये है कि ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो रही है, एक गैर ज़रूरी के एक माहौल को मुल्क में पैदा करने के लिए लोकसभा इलेक्शन से पहले, ताकि जो तवज्जो है जनता की गरीबी के ऊपर, बेरोज़गारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, चाइना जो ज़मीन पे हमारे कब्ज़ा करके बैठा, उससे तवज्जो हटा दिया जाए. और हमारा मानना ये, हमारा एप्रीहेंशन ये है कि deliberately uniforms, there is a reasonable apprehension that by deliberately confounding the difference between UCC on the one hand and piecemeal reform of family law on the other, the present government wishes to avoid political consequences of obliterating the diverse customs prevailing in various Hindu communities that are presently protected under the various applicable statutes, avoid dealing with tribal practices that have been granted protection under a constitutional scheme, and skirt the issue of tax benefits available to Hindu undivided family, each of which is necessary concomitant of a UCC that is enforced throughout the territory of India. Instead, it is reasonably feared that such an exercise will merely isolate Muslim personal laws and subject them to a reform process solely for political gain, and justify this process as being in furtherance of mandate Article 44, thus claim fulfillment of election promise. अब आप ये देख लीजिए, अब ये उत्तराखंड में जो हो रहा है, एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन लॉज रेगुलेटिंग पर्सनल सिविल मैटर्स, यूसीसी उत्तराखंड, वो एक नोटिफिकेशन दिए 27 मई 22 का. हमारा मानना ये है, इट इज़ नॉट इन फर्दरेंस ऑफ आर्टिकल 44 of the Constitution. Any code of law applicable only to one state is by its very definition not uniform throughout the territory of India, which is the clear language of Article 44. Therefore, it is clear that both at the center as well as the state level, the bogey of UCC is being raised only to target the Muslim community and polarize the atmosphere of political mileage. अब आप ये देख लीजिए, हमारा जो अब प्रीवियस ऑब्जेक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, इस देश में इमेंस डाइवर्सिटी है विद इन वेरियस ग्रुप्स और द लीगल ट्रीटमेंट. अच्छा, जो लीगल ट्रीटमेंट विच इज मेटेड आउट टू कल्चरल कम्युनिटीज डिफर्स इमेंसली एंड इज नॉन यूनिफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, Muslims and Christian citizens of the country cannot access tax rebate under Income Tax Act available to Hindu undivided families. This reflects not only a mistreatment of how Muslim and Christians are treated in the country, but also reflects how accumulation of caste capital continues to receive legislative and constitutional protection. It is obvious that Adivasi and Dalit communities do not have access to accumulated intergenerational capital and therefore cannot seek taxation benefits under
existing legislation. Secondly, the term UCC appears in directive principles. The Law Commission has not clarified again how uniform is confused with the Common Civil Code. It must be emphasized that our constitution makers clearly noted that code will never be imposed on the citizenry merely because of citizens. Third, unlike Hindu law, which operates on strictly priestly and legislative interpretation, Islamic law, along with Adivasi and Dalit social practices, is not uniform and extremely contingent on context, cultural practice, social relations. Therefore, one sees that despite a permission of polygamy in the community, Muslims in practice rarely practice it. In other words, Muslim personal law and equal gender rights are never seen as contradictory but consistent with each other in practice. Fifthly, for codified Hindu law, family and social relations are extremely diverse within communities. For example, in Hindu Marriage Act under Section 2 recognize the rights of Adivasi communities to continue practicing their own customary law. Similarly, within Muslim various groups and subgroups observe extremely varying practices. Each of these practices is considered by such groups to be within the umbrella of Sharia or Muslim personal law. Such communities include sects such as Shia, Sunni, but also cultural groups such as Kachi Memons and Mapila Muslims, and schools of thought, Hanafi, Jafri, Salafi, and other denominational schools of thought. Each of these groups' practices are influenced by each of these aspects. What are the aspects? And they cannot be classified into single monolith identity. The diversity of the country is too vast to be raised by single legislation of parliament. 6. Codification of personal law does not equate to equal rights. Besides the example, it must be noted that Hindu Marriage Act 1956 does not recognize that parties to marriage must exercise their consent. इस्लाम में कबूल है पूछते आपको, हिंदुइज्म में कबूल है नहीं पूछते, आपके रिचुअल्स जो मुकम्मल हो जाते शादी हो जाती. Number 1. However, it are completed a valid marriage. However, under Muslim personal law, unless the parties agree to marry each other, no marriage is valid. Any vitiation of consent makes a marriage void in Islam. 7th, a voluntary, secular, non-religious civil code already exists in the statute books in the form of SMA, JJ Act 2000, Indian Succession Act 1925. However, it is recommended a voluntary personal law system also be recognized. आप recognize करो इसको. Any community that seeks to preserve its distinct religious, cultural and social practices under Article 25 and 29 of the Constitution must have the legal avenue to do so. 8. The operation of Muslim personal law shows that it is far more progressive than positive statutory laws like Hindu Marriage Act. In awarding maintenance and ensuring social care of women, relevant studies show that women receive a significant better deal under Muslim personal law than under laws. The abolition of such progressive and protective measures for Muslim women solely for achieving superficial uniformity will result in absurd amount of injustice for Muslim women. Finally, the impact of abolishing personal and customary laws will not only be felt by Muslim communities in the country, but will also harm constitutional protection guaranteed to citizens of the country. These include constitutional protection to Nagaland, Mizoram under Article 371A, 371G. Furthermore, cultural rights of Adivasi groups under Schedule 6 Constitution are also violated by any common civil code. In addition to religious rights protected under Article 24 of the Constitution, the most significant violation will be Article 29 of the Constitution. अब आप आखिर में देख लीजिए कि the UCC debate is ingrained bias in favor of the religious morality of the majority community. ये पूरा UCC का जो डिबेट है रिलीजियस मेजॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी को आप इंपोज करना चाह रहे सबके ऊपर. द स्टार्केस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज द लॉ ऑफ डिवोर्स. इसका एग्जांपल दे रहा हूं आपको. जो कंसल्टेशन पेपर 21st लॉ कमीशन दिया था, कंसल्टेशन पेपर proposes that unilateral divorce by a Muslim man should be penalized. The debate in public domain has vilified unilateral divorce, which in turn has prompted petition Supreme Court challenging talaq-e-ahsan, talaq-e-hasan. The two, अब दो ही बचे हुए हैं. The two remaining forms of unilateral divorce by Muslim man. हम ये क्यों बोल रहे? The underlying assumption debate has always been the process of divorce under Hindu Marriage Act 1956 is a superior method. यही तो बहुत मेजॉरिटी जो मोरालिटी है.
when one more or more of adultery, cruelty, desertion, unsoundness of mind or conversion or other faith has to be alleged and proved before a court in trial before divorce can be granted. हिंदू मैरिज एक्ट में आपको बताना पड़ता है एडल्ट्री, क्रूअल्टी, डिजर्शन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कन्वर्जन टू अदर फेथ, और उसको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है बिफोर डिवोर्स इज ग्रांटेड. Similarly, grounds are seen in Divorce Act of 1869 of Christians. This applies to divorce between Christian and Special Marriage Act, that is usually cited as a shining example of egalitarian uniform law. अब आप इस्लाम में क्या है देख लो आप. इस्लाम में ये है कि पहले तो आप हिंदुइज्म में हम बता दिए आपको कि for cause divorce is intrinsically linked to the religious morality of Hinduism as practiced in many parts of northern India, under which marriage is sacrament that is meant for 7 lifetimes, as well as biblical idea of marriage as a vow before God to be together till death do us apart. In this understanding of marriage, a judge sitting as arbiter of societal morality must find the existence of grave intervening circumstances which most oftenly qualify as sin or curse in religion before the marriage can be dissolved. This is in stark contrast to the Muslim personal law, under which the basis of divorce is the inability of spouses to live together or the choices of either of them to dissolve the marital tie and move on rather than determination of cause or arbitration of guilt. This is in consonance, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो डिवोर्स की प्रैक्टिस है, this is in consonance with our constitutional morality that has consistently moved in direction of being pro-choice. अब कौन सा एग्जाम्पल है वो सुप्रीम कोर्ट का केस है, शक्ति वाहिनी यूनियन ऑफ इंडिया 2018. Supreme Court said it has been sublimely borne in mind that when two adults consensually choose each other's life partners, it is manifestation of their choice which is recognized in Article 19 and 21 of the Constitution. Such a right has the sanction of constitutional law, and once that is recognized, the said right needs to be protected, and it cannot succumb to the conception of class honor or group thinking, which is conceived on some notion that remotely does not have any legitimacy. वही बात सुप्रीम कोर्ट शफीन जहां वर्सेस अशोकन केम 2018 में कहा. तो अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रिज्म क्या है? द राइट टू चूज नॉट टू बी विद वन पार्टनर इज जस्ट अ कोरोलरी ऑफ दिस राइट टू चूज वन पार्टनर. अगर मैं चूज कर रहा हूं तो उसको ये इख्तियार भी है नॉट टू बी विद हिज पार्टनर. Society opinions on the desirability of continuation of the marital relationship, even at the cost of personal happiness, cannot be allowed to stand in the way of right to choose of either party to the marriage. The understanding that most of the world is now moving towards is that any intimate relationship irretrievably breaks down the moment either party to the relationship no longer wishes to be in a relationship for reasons that may not even be able to explain, leave alone proof before a court. Such an understanding respects the choice of each party to the marriage to choose not to be in that marriage. This is the understanding in Sharia or Muslim personal law, where marriage is an agreement between a man and a woman, and like any agreement, it can be dissolved by either side subject to settling of terms of separation, such as payment of just and equitable compensation. That is also reflected in section 125 CRPC and the protection of women from domestic violence 2005 respectively apply respect of religion. और आखिर में, सॉरी 2 मरतबा बोल दिया आखिर में जर्नलिस्ट के साथ, तो इसमें और एक जो आपको ये है मुस्लिम पर्सनल लॉ में और दूसरे उसमें आप देखिए शिकाक का एक वर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में, शिकाक का. तो बेसिकली दिस रेस्पेक्ट द चॉइस ऑफ बोथ पार्टीज टू द मैरिज टू डिसॉल्व द मैरिटल टाई. तो the vilification in public discourse and by the media of the unilateral nature of the method of divorce available to Muslims actually betrays inherent bias in favor of the religious morality of the majority, which is actually contrary to the constitutional morality as has been demonstrated in the above 2 cases. अब और एक बात जो लोग बोलते हैं सक्सेशन में बच्चों को हिस्सा नहीं मिलता मुसलमानों में, हम उन लोगों को बताना चाह रहे, बल्कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, जितने दुनिया में रिलीजन है, कौन सा रिलीजन था जिसने खवातीन को, महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया? वो पहला रिलीजन था इस्लाम, जिसने
महिलाओं को सक्सेशन में प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया। तो ये जो हाई मॉरल ग्राउंड जो लोग लेते हैं वो मत लीजिए, उनको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये तो 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट को अमेंड करे, उसमें कोपार्सनरी दिया गया। अब आप बोलेंगे इन्हों कैसा बोल रहे, ये सुन लो। आप बोलते हैं कि द शेयर ऑफ डॉटर बीइंग फिक्स्ड एट हाफ ऑफ द शेयर अलॉकेटेड टू सन is not because the daughter was accorded a lower status in Sharia or Islamic law, personal law. It is in fact reflective of the nuanced thinking that pervades Muslim law and makes complete sense in context of who conspectus of the rights available to women. In Muslim law, woman is given a meher. शादी से पहले मेहर देना पड़ता। मोहम्मद साहब बोल सकते, woman is given a meher or dower by a man as consideration of entering into marital tie with him. This meher is substantial sum that must reflect the financial standing of the husband and is to be paid prior to the consummation of marriage or immediately thereafter unless the wife agrees to delayed payment. The woman is the sole owner of the meher, number one. Husband se mil raha, which she thus obtains from her husband. As such, a woman has two sources of secondary wealth, one from her parents and other from her husband. As opposed to this, a man had only one source of secondary wealth. माने एक आदमी को inheritance from his parents and was required to incur the significant expenditure of having to pay his wife meher in order to get married. Therefore, equity demanded that shares of the son and daughter in the inheritance be fixed accordingly so as to do justice to both. इस्लाम में हस्बैंड के ऊपर जिम्मेदारी बीवी की है, बच्चों की है, उसके माँ बाप की है। बीवी अगर काम करती है, जैसा कोई मुस्लिम जर्नलिस्ट है या लॉयर है, डॉक्टर है, उन्होंने जो कमाते वो उनकी प्रॉपर्टी है, उसमें हस्बैंड का कोई शेयर नहीं है। ये बात आपको समझ, ये जो बार बार प्रोपेगेंडा करते ये झूठ है, ये सच्चाई है। अच्छा, अब जरा मैं जो बोल रहा हूं, जरा तकलीफ हो जाएंगी बहुत से जो लोग इस पे चिढ़ते ये सक्सेशन के ऊपर। This distribution appears to be inequitable when seen from prism of the Hindu understanding of distribution of property only because of perception bias. Women in Hindu society historically didn't get this right. वहाँ कन्यादान होता था, अभी भी होता। A part of family wealth had to be given as dowry to the husband as consideration for accepting the daughter. Number one, इसको कोई deny नहीं कर सकता। This dowry was given to the husband family and such did not add to the woman's individual wealth that she controlled. अगर आप डाउरी दे रहे तो बच्ची को नहीं मिल रहा, वो तो दूल्हे मियाँ को मिल रहा। यहाँ पे क्या हो रहा, दूल्हे मियाँ उल्टा दे रहे। In this model, the man has two sources of secondary wealth, one from his in-laws and other by of inheritance from his parents, while the woman has only one by of inheritance from her parents. In this context, fixing equal shares of the son and daughter in the inheritance may appear to be more equitable. However, even this appearance of equity is misleading. Despite the Dowry Prohibition Act 1961, the practice of dowry continues unabated in India. Each family exceeds its means in giving dowry to the husband family in marriage, both because it is seen as a reflection of status as well as because otherwise it may become ground for harassment of the daughter. After having transferred a considerable portion of their wealth in terms of money, jewelry and movable property to the husband family, to give an equal portion of inheritance to the daughters grossly skews the balance in favor of daughter and makes the distribution inequitable. The immediate consequence of this is that each family must then look to recoup this lost family wealth by demanding it from the family their son marries into, which makes dowry a self-perpetuating social evil. Once again, our constitution has taught us equality does not mean distribution of equal shares to all, but involves a more nuanced understanding of differences and allocating shares that are equitable on a more holistic view of how different individuals are differently placed. Therefore, Muslim law of succession is in fact more equitable given the complete paradigm of personal law that it sits within. And if we don't ask the majority to abandon their customary laws in favor of this more equitable system, we should at least demand and expect that Muslim law be spared the majority's clamor for uniformity.
कंक्लूजन में हमारे नोट में ये है, we urge the Honorable Commission to not to allow itself to be made a tool for political propaganda simply on account of the approaching election and drop this enterprise. However, if this Honorable Commission wishes to proceed with exercise, it must do so with seriousness and meaningful way, explaining what it means by Uniform Civil Code and placing a concrete proposal for public comment, giving adequate time for stakeholders to respond. Our country comprises of communities that are diverse and far removed. Adivasis of Madhya Pradesh, Bodos of Assam, Madigas of Andhra Pradesh, Telangana, Siddhi Muslims, Kachi Memons, Gujar Bakrawals of J&K. Our constitution gives each of them right to conserve their way of life and recognize their personal laws and customs. I would urge this Honorable Commission to recognize this legislating away personal laws to follow such unclear goal of uniformity will mean that it will undo the gains made under 73 years of working of our Constitution, where each of these personal laws have been refined by constitutional courts. Before concluding, I would reiterate that any attempt to creating a mandatory UCC today will go against Article 19, 25 and 29 of the Constitution of India and undermine the intent and purpose of founders of Article 44 itself. अब जस्टिस वी गोपाला गौड़ा साहब को हम 4 क्वेश्चन पूछे. नंबर 1 क्वेरी था, आप मैं टाइम बचाने के लिए मैं आपको उसका आप खुद पढ़ लो वो 4 क्वेरीज क्या थे. एक था, व्हाट इज द स्कोप ऑफ आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and whether the parliament in exercise of legislative power under relevant entry number 5 of concurrent list of seven schedule of the constitution can bring reforms of personal laws be justified though the said article has a specific limit ambit. तो ऐसे ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्वेरी पूछे थे, whether codifying certain aspects of personal laws of certain communities on the basis of proposed law commission consultation paper and concern of article 44 and the same are violation of fundamental rights guaranteed under article 25 and 29. थर्ड हमारा क्वेरी था, whether codifying personal laws under the guise of Article 44 would not impact the pluralism within these minority groups, religious groups such as Sikhs, Buddhists and Jains, who are governed by provision in Hindu law. Fourth, whether Uniform Civil Code as contemplated under Article 44 of the Constitution of India would not adversely impact the legal status of Hindu undivided family as provided in Hindu law. Fifth, whether the statutory enactment of Uniform Civil Code by Uttarakhand state in exercise of legislative power would not be contrary to Article 44 of the Constitution of India as it has jurisdiction throughout the territory of India. तो ये पहले लास्ट क्वेश्चन जो है ना, आप उसको पहले ले लेते हैं, जो उत्तराखंड का आजकल बहुत वो चल रहा है. ऑनरेबल जस्टिस वी गोपाला गौड़ा रिटायर्ड साहब क्या बोल रहे, कैन ए स्टेट मेक अ लॉ, स्टेट माने स्टेट गवर्नमेंट, मेक अ लॉ on UCC. Uniform Civil Code essential refers to a common set of laws governing personal matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance and succession as per Schedule 7 of the Constitution. Such subjects come in concurrent list entry number 5 wherein powers to legislate vest with both Parliament and state legislatures. Accordingly, the state legislature may introduce amendments to the personal laws enacted by Parliament, but it cannot be stretched to include that enactment of UCC for a particular state. तो उत्तराखंड का UCC नहीं बोल सकते उसको. If Uttarakhand or any state government brings any such legislation, it will require presidential assent under Article 254 of the Constitution of India. UCC in Article 44 of the Constitution mandates UCC throughout the territory of India, which was confirmed by the then Law Minister in February 2022. This constitutional position is further confirmed by the manifestos released by political parties. For instance, UCC was a part of a manifesto of 2009 general elections, but was not specifically highlighted in the manifesto of the party of Uttarakhand Assembly elections. Therefore, I am of the view that Uttarakhand state government enacting the statutory enactment Uniform Civil Code is not sustainable in law. ये अब आपको जो 4 क्वेरीज जो हम पूछे थे उसमें से इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जिसमें गोपाला गौड़ा साहब वही बात बोले जो हम अपने नोट में दिए कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोले थे आर्टिकल जब ये आर्टिकल 44 आर्टिकल 35 था, डिबेट हो रही थी. फिर उन्होंने ये भी उसमें लिखे अपने ओपिनियन में, श्री BN Rao, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, स्टेटेड
Directive principles are intended as moral precepts for the authorities of the state. They have at least an educative value. The great jurist Sir Ivor Jennings thought they were only pious aspirations. Here, Justice V. Gopalagowda said the idea to adopt one code for all personal laws was considered antagonistic to the Article 19, that is at present Article 25. Secondly, उन्होंने ये भी बोले, several articles, Article 15(1), 16, 25, 26 and 29 are embedded in the Constitution with clear intention to protect religious freedom and customary rights. Likewise, Article 26b of Constitution ensures the freedom to manage the affairs of religion. Article 29 defines the right to conserve a distinctive culture. और important point जो Honorable Justice V. Gopalagowda साहब हमारे legal opinion में ये भी दिए, judgments का हवाला देके वो ये बोले, perusing this judgment, it is obvious that the court has absolutely no idea. ये एक जज लिख रहा है. Perusing these judgments, it is obvious that the court has absolutely no idea what a UCC looks like and what such a court should do. In each case, it has been offered as a panacea for a particular issue with which the court was faced, as though the only problem with India's personal law is not their misogyny or obsolescence, but the lack of uniformity. The court in all these cases cling to Constitutional Directive Article 44 as it were a clear articulation of the idea what UCC is. फिर जस्टिस गोपालागौड़ा साहब 371A, 371G का हवाला दिए, नागालैंड, मिजोरम का, और फिर अपने ओपिनियन में जस्टिस ऑनरेबल गोपालागौड़ा साहब ये भी दिए लिखे हैं, इवन द हिंदू कोड, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, बहुत चीज़ें आप पढ़ सकते बाद में, इवन द हिंदू कोड विच सॉट टू क्रिएट यूनिफॉर्म लॉ गवर्निंग ऑल हिंदूज is not uniform. Even the Hindu code which sought to create a uniform law governing all Hindus is not uniform in some of the most fundamental aspects of family law. The validity of marriage is linked to the customs and ceremonies of the particular community. The inheritance rights of the members of family is different for communities in Kerala and Tamil Nadu. Who is capable of being adopted also depends on the custom and usage. The Hindu Minority and Guardianship Act 1956 does not automatically apply to members of scheduled tribes. The claim that since Hindus, अब जो claim करते ये UCC होना बोल के, the claim that since Hindus are governed by uniform law, why not everyone else falls flat? Why not everyone else जो बोलते, it falls flat at the very first step. The law is not uniform for all Hindus in the first place. While no doubt the Hindu code makes several aspects of Hindu personal law uniform, it leaves custom and local practice undisturbed in several aspects. अब बीजेपी के UCC के बोलते है ना, गोवा में है. Even the much touted example UCC, the Portuguese Civil Procedure Act 1939, applicable to all communities in Goa, इसमें भी exception है. क्या exception है? It has different rules for Catholics, different rules for other communities, and it even recognizes bigamy for Hindus. अगर कोई हिंदू लेडी को 25 और 30 साल के दौरान बेटा नहीं हुआ तो उनके हस्बैंड सेकंड शादी कर सकते गोवा में, ये उसमें है. If UCC, Justice V. Gowda साहब लिख रहे, if UCC is really about uniformity, it will remove the requirement of religious ceremonies for the validity of marriages, abolish the concept of co-parcenary property, and remove all distinctions between converts and non-converts over the inheritance property. देखो आप remove distinction between converts. हिंदू मैरिज लॉ में डिवोर्स का ग्राउंड है कि अगर के हस्बैंड एंड वाइफ कन्वर्ट हो गए, वो डिवोर्स का ग्राउंड है, डिवोर्स का ग्राउंड है वो भी. If uniformity in all respects is not desirable, then that is an acknowledgement of the folly of promoting UCC with understanding the specifics of what it entails. If the goal is to address inequities in personal law of different religions, such inequities must be addressed on their own terms instead of demanding adherence to UCC. Whether it is the courts, the Constituent Assembly, or even those who are proposing the UCC as a panacea to gender inequality in laws or national integrity, no one seems to have a clear conception of what a court would actually look like. तो ये
हमारा नोट जस्टिस वी गोपाला गौड़ा, ऑनरेबल जस्टिस वी गोपाला गौड़ा साहब का लीगल ओपिनियन, और हम जो पोजीशन पेपर दिए थे 2018 में 21st लॉ कमीशन को, वो सब ये बता रहा है कि यूसीसी की इस देश को जरूरत नहीं है। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जस्टिस BS चौहान जो 21st लॉ कमीशन में क्या बोले थे वो भी सुन लो आप, वरना आप लोग ब्रेकिंग न्यूज बोल के ओवैसी को सूली पे चढ़ा देंगे। कल्चरल डाइवर्सिटी कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज टू द एक्सटेंट दैट आवर अर्ज फॉर यूनिफॉर्मिटी इन इटसेल्फ बिकम्स अ रीजन फॉर थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इतना बड़ा स्टेटमेंट जस्टिस BS चौहान दिए थे। ये है चीज़ है। तो आपको इंशाल्लाह अभी आपको हमारे लोग ये पूरे नोट्स जो हमारा रिप्लाई है लॉ कमीशन को आपको दे देंगे। आप लोग आराम से पढ़िए उसको, और मुझे यकीन है कि आपके पढ़ने के बाद आपके जहन में कोई सवाल पैदा नहीं होंगे। सर, ये डाइवर्सिटी की बात आप कर रहे हैं। नहीं, मैं आप अगर पढ़ने के बाद, अभी तो पूछ लो आप, मैं बैठा ज़रूर हूँ। पढ़ने के बाद अगर आप पूरे इखलास के साथ उसको पढ़ेंगे, पूरी सिंसियरिटी के साथ आप पढ़ेंगे, तो आप पोजीशन समझेंगे हमारा, आप पोजीशन समझेंगे। देखिए, जब आप मेरे को देखते ना, आप मेरे को देखते तो आप, मैं आपके साथ क्यों बन जाऊं? आप मेरे साथ क्यों बन जाएंगे? आप मेरे को देखो, मैं, हाँ भाई, मैं एक इंडियन मुस्लिम हूं, एक आदिवासी है। आप कैसा अपना ओपिनियन आदिवासी पे डालेंगे, एक मुस्लिम पे डालेंगे? अच्छा, मुसलमानों में शिया भी है, उनका जाफरी स्कूल ऑफ थॉट है। मुसलमानों में हनफी है, शाफाई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, अभी मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें ज्यादातर वो उसमें दया भागा लेके आएंगे क्या आप लोग? बोलो हमारे को। मिडिल ग्राउंड क्यों नहीं देखने? नहीं, मिडिल ग्राउंड देखिए। क्योंकि डाइवर्सिटी है। आपका सवाल क्या है? डाइवर्सिटी है, सही बात है, लेकिन आपका सवाल बोलो मेरे को। नहीं, आप ओपिनियन, आपका सवाल बोलो। यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं देखते? आपके सजेशंस में यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं देखते? अच्छा सुनिए, सब रिलीजन एक आप बोल दिए ना, सुनो। इसका सवाल ये है ना, स्पेशल मैरिज एक्ट है, यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही उसमें। अरे स्पेशल मैरिज एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, आप ले लो, उसको इस्तेमाल करो ना। क्यों नहीं कर रहे? स्पेशल मैरिज एक्ट में भी आप सक्सेशन में एग्जेम्पशन दे दिए, उसमें मुसलमान नहीं आते। अब उसमें एक्सेप्शन दे दिए, या आदिवासी अप्लाई नहीं होता। स्पेशल मैरिज एक्ट है, अब यूनिफॉर्मिटी के आप बोल रहे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है आपका, ने इस्तेमाल करो ना आप। तो सभी को एक कॉमन ग्राउंड में नहीं, सबको देखिए, सबके लिए है वो स्पेशल। नहीं, कैसा लेके आएंगे आप? बोलो आप सजेशन नहीं। अरे आप देखिए, लॉ कमीशन तो कुछ सामने रख रहा ही नहीं। 21st लॉ कमीशन जो वर्किंग पेपर रखा था, उसके बाद उन्होंने खुद बोल दिए, द कल्चरल डाइवर्सिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज टू द एक्सटेंट दैट आर अर्ज फॉर यूनिफॉर्मिटी इटसेल्फ बिकम्स अ रीजन फॉर अ थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आप यूनिफॉर्म की बात कर रहे, जस्टिस BS चौहान अपनी रिपोर्ट में बोल रहे कि यूनिफॉर्मिटी इटसेल्फ बिकम्स अ रीजन फॉर अ थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हाँ, गोवा की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि पोर्चुगीज लॉ की और 25 से 30 साल महिलाओं के अगर हाँ, इस तरीके के जब लॉ है जिसमें दिख रहा है कि साफ तौर पर कि यहाँ गलतियां हैं, तो या फिर उसको सुधारने की जरूरत है। अगर अच्छा, राइट्स की बात करते हैं, अच्छा, महिलाओं के लिए भी हक की बात करते हैं, तो फिर क्यों ऐसे कानून को क्यों आप? अरे आप बीजेपी से सवाल करिए ना, ये बीजेपी की सरकार गोवा में है। नहीं, एक मिनट सुनिए, देखिए, बीजेपी का CM बोल दो, चलो हम निकाल देते पोर्चुगीज एक्ट, चलो निकालो ना भाई। आप सत्ता में आप है, मैं नहीं हूं, पावर में आप है। आप गोवा में खड़े रह के आज बोल दो हम निकाल देते, बोलिए। गोवा में आप खड़े रह के नागालैंड में जाके बोलो, नागालैंड में आज भी CRPC अप्लाई नहीं होता, नागालैंड में बोलो आप, चलो। अच्छा, वो भी नहीं करते ना, आप चलिए आदिलाबाद में हमारे जो गोंड ट्राइब्स है उनको बोलो हम लाएंगे, हिम्मत है तो बोलो। प्राइम मिनिस्टर मोदी आके बोलना गोंड ट्राइब्स में खड़े रह के हम UCC लेके आएंगे।
अच्छा वो नहीं कर सकते, सुनिए सुनिए, वो नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश में कर दो आप, तब तो चुनाव है। मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स को बोल दो आप, चलो। एक मिनट आ रहा हूं प्यारे, आ रहा हूं, नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। सुनो तो सही, आप मुकम्मल करने दो। आप मध्य प्रदेश में नहीं बोलेंगे, राजस्थान में नहीं बोलेंगे, हाँ अच्छा झारखंड, एक सुनो, ठहरो मां, जरा ठहरो, जरा मेरी बात तो सुनो आप, मेरी बात तो सुनो। झारखंड में हमारे दोस्त आते, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट निकाल सकते हैं आप, 1908 निकालिए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो ट्राइबल्स के जमीन की हिफाजत करता, आप निकाल दो। संताल प्रगनस टेनेंसी एक्ट है झारखंड के संताल ट्राइब के लिए, निकाल दो आप। चलो बोलो झारखंड जाके, अभी आप बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोलते? आप वो भी नहीं बोलना चाह रहे। आप सिर्फ करना क्या चाह रहे कि मुसलमानों को टारगेट करो बस। मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको, यूसीसी जब आएगा, इस लगेगी आग तो आएंगे सब घर इज्जत में। यहां हमारा मकान थोड़ी है। और मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, आप लोग मेरे से काबिल है, आपको मेरे से बेहतर हिंदू मैरिज एक्ट मालूम। इसमें आप लोगों की शादी भी हो गई, बहुत से लोगों की होना बाकी है, बाज लोगों की होना बाकी है। अब सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? इसमें मैरिज इज नॉट परमिटेड बिटवीन पार्टीज हु आर सपिंडास। वालिद की तरफ से 7, मम्मी की तरफ से 5, मगर उसमें क्या करे, देयर इज एन एक्सेप्शन कार्व्ड आउट इफ देयर इज अ कस्टम और यूसेज। ये क्या बात है भाई? अब ये चले जाएंगे ना, फिर यूसीसी आया तो रहता क्या, बोलो आप? नहीं रहता ये। फिर आप आ जाइए सेक्शन 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। दिस सेक्शन अलाउज मैरिज ऑफ हिंदूज टू बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनी ऑफ मैरिंग ऑफ द मैरिंग पार्टीज, वे भी चले जाता। सेक्शन 22 चले जाता। आप सोच देखते जाओ, इसमें बहुत से चीजें हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसमें सेक्शन 5 आप देख लीजिए, सेक्शन 6 है, ये बहुत से चीजें हैं। अच्छा और एक चीज, हमारे तमिलनाडु के कोई है यहाँ पे? तमिलनाडु के नहीं, तमिलनाडु में हिंदू मैरिज एक्ट, तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967 एप्लीकेबल ओनली टू तमिलनाडु, ये भी चले जाएगा। बहुत सी चीजें हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों को हम ये बोलना चाह रहे, यूनिफॉर्मिटी और कॉमन लॉ में फर्क है। बाबा साहब अंबेडकर क्या बोले, इसको मैंडेटरी मत बनाओ, ऑप्शनल बनाओ। पढ़ो आप डिबेट्स को, वो बीजेपी पढ़ना नहीं चाहती उन चीजों को। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि यूसीसी का मतलब न्याय की समानता है। मैं राजनीतिक देखिए, गवर्नर उनको गवर्नर रह के एक गवर्नमेंट की तायद नहीं करनी चाहिए। उनको गवर्नरशिप से रिजाइन करके ऑफिशियली बीजेपी का खंडवा पहन के बीजेपी की बात करो। आप गवर्नर रह के ये सब आप बातें, आपको अगर गवर्नमेंट का स्टैंड सपोर्ट करना है प्राइम मिनिस्टर का, तो आप रिजाइन कर दो गवर्नरशिप से, आप बीजेपी के मेंबर बन जाइए और बोलिए सब बातें। एक मिनट, I don't know. One minute. I have not understood. What do you mean? I accept. No. You tell me. What do you rephrase that question? Please rephrase that question. Don't make me accept which I don't accept. Okay. एक मिनट उनको मैं बोल। Population 55% of Indian population is below 30 years. So सारी युवा वो चाहती है कि उनके social attitudes and social aspirations, international and global practices से मुताबिक रहो, irrespective of religion, class, caste and gender. So what is your question? You are making a point. How are you addressing the issues of the youth? Number one. Baby producing country, sir. We are baby producing country with 55% population. Okay, right. Now, no, I understood. You are talking about a demographic dividend which India has, number one, right? Yes. I want to ask this government, what have they done? If 50% of population at the age of 28, how many jobs have they given?
What have they done? In last 9 years, what have they done? And this demographic dividend will not last forever. It will last till 2040 only. No other country in the world has a demographic dividend. And how do you take forward this demographic dividend and turning India into superpower is by you giving them jobs. And do you know that in the government of India data says, which came out recently, that in 2021, 180,000 Muslims are missing from higher education. Who's responsible for that? Please tell me. Various states, and the only state where the rate has not dropped is Telangana. What has this government done? You have stopped the fellowship of Maulana Azad to minorities, which includes Muslims in that. You have restricted pre-matric scholarship. Every empirical data says that the dropout happens at the primary level. You have stopped giving scholarship. And thirdly, country like Singapore and Israel, their law accepts Muslim personal law. For Israeli Muslim citizens, Muslim personal law is there. In Singapore, Muslim personal law is there. This argument of a Prime Minister or BJP, do Qanun. I happened to study in England, fortunately. And I have a degree to show. Wherein in Scotland has a different CRPC, England has a different criminal procedure. US, every state has different laws. Our country has different laws. Different laws are there every state का हर जगह पर है. यूपी में तो अब आया ना एंटिसिपेटरी बेल का, पहले तो था भी नहीं वो. So it is the responsibility of the government to look at this demographic dividend. But why do you want to finish off this pluralism? That is my concern. नहीं एक मिनट इसको बोल. Sir, with regards to any religion, it's not perfect. And you've said that, I may have missed a word here, but Islamic law is not uniform, context-based and culture-based, and if you use another word that I've missed. What I want to ask you is... Just hold on. You see, in Islam, you have Shias who follow the Jafri school of thought, Imam Jafar as-Sadiq radiyallahu ta'ala anhu. You have Hanafis, which are majority in India. Then you have Shafais. The Kachi Maimans have also their own customary practices are there. This is what I meant. There is so much of pluralism in this. And it is there. Sir, just adding on. Yeah. With regards to polygamy and issues of succession, in issues of succession, you've given a detail. First come to polygamy. That is more interesting to me. Sir, because I am happy only with one. If a successor of a deceased is male, they don't have any issues, the property goes to him. But Property goes to? So if the deceased person has 2 daughters, then the daughter's property is divided between uncles and other families also. Under Sharia law. Okay. And what about in Hindu law? Sir, my question... No. What about Hindu? Hold on. See, what about Hindu law? What about Hindu law? बोलो हिंदू लॉ कभी तो बोलो. देखिए मैडम, देखिए आप मैं आपको बोल रहा हूँ, व्हाट अबाउट हिंदू लॉ? हिंदू लॉ में क्या है बोलो आप? सुप्रीम कोर्ट का एक केस है उसमें. नहीं सुने that you are deliberately missing one point. I am not attributing motives to you. You are protected under customs as a Hindu to do what you want to do. That is what I am saying. आपको प्रोटेक्शन है कस्टम का. मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आपको 1-2 दिन में एक चार्ट बना के आप सबको देता हूं कि मुस्लिम महिलाओं को कितने प्रॉपर्टी के शेयर्स मिलते. सबसे ज्यादा शेयर मिलता मुस्लिम महिलाओं को. 10 जगहों से मिलता. 10 जगहों से मिलता. ये आप एक एग्जाम्पल दे रहे. अरे उसका क्या वजह है आपको बता रहा हूं मैं. उसकी वजह क्या आपको बता दूंगा मैं. 10 मैं अनफॉर्चुनेटली मैं देर हो गई मेरे को रात में. मैं आपको कल ही देता हूँ मना कि आज शाम तक देता हूँ. आप देख लो, देख के फिर आप क्योंकि आपके सर्वे में आप करें वो सब चीज़ें हो. नहीं ठीक है, नहीं ठीक. वो आपको 10 जगहों से मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर्टी का शेयर मिलता. उसमें है चीज़ें ये. केरला में हाल ही में कपल they converted to a different Hinduism, in fact, to secure the future of their daughters. Otherwise, the property will
brother now or the sisters. Do you think that, and it's not just, my question is not just pertaining to Islam, even with Hindus or any kind of religion, there are these aspects which are controversial. Don't you think a uniform civil code will address those concerns? And why are you attributing that this is going to be a Hindu civil code? Exactly it is. Exactly it will be, because it will be majority and morality which will be imposed on the minorities and the Adivasis and the Christians and the Sikhs. You are against the two forms of talaq which are legally available to me. You want me to give divorce on the basis of how divorce is given within the Hindu community. Why should I follow you? Why should I follow you? मैं क्यों फॉलो करूं आपको? आपका तरीका क्यों अपनाऊं मैं? आपको पूरी इजाजत है आपका तरीका डिवोर्स का, आप करिए। आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं आप? यानी मैं 7 साल तक 4-4, 5-5 साल तक खींचता रहूं, वो दिखाऊं मैं? भाई इररिकंसिलेबल डिफरेंस बता रहा हूं, मेरे को तलाक हो जाता। 125 CRPC है मेंटेनेंस के लिए। ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया ना, अब तो आप चीखा नहीं मार सकते, रो भी नहीं सकते, अब आप है ही नहीं। अब ट्रिपल तलाक का मैं 3 मरतबा स्पीचेस में बोला कि ट्रिपल तलाक विल बी अ ग्रेव इनजस्टिस टू मुस्लिम। इट इज हैपनिंग नाउ प्रैक्टिकली। आप दारुसलाम में बैठो मेरे साथ, छोड़ के भाग गया साहब, छोड़ के भाग जा रहा हूं उन्हें। उसके वजह हम क्या बोले थे कि निकाह नामे में आप ये लिख दो, निकाह नामा इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है मैडम, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है। हमारे को एक जन्म काफी है बीवी के लिए। हो शादी, मेरी शादी हो के 28 साल हो गए, ये हाल होगा मेरा। ये और क्रिश्चियनिटी में मैरिज इज मेड इन हेवेंस। हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखो आप। हम बोले पार्लियामेंट वाले यू राइट दिस इन, आप लॉ बना दो कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आप ट्रिपल तलाक देंगे तो मेहर का 200% बढ़ के देना, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल लीड टू क्रिमिनल केस ऑल्सो। नहीं, आप क्रिमिनलाइज कर दिए मोदी जी उसको। अरे निकाह कॉन्ट्रैक्ट है, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया आप, और वो भी सबसे ज्यादा 2 साल की सिर्फ मुसलमानों को है, दूसरों को नहीं है। आप देखते जाओ कैसा आ रहे हैं लोग, वही तो हम बोल रहे हैं आपको। सर आपने कहा कि नोटिफिकेशन लॉ कमीशन ने व्यू पूछा है, कोई प्रपोजल नहीं मगर उसमें आशीष, उसमें वो लोग क्या किए, उन्होंने उसमें हवाला दिए 21st लॉ कमीशन का, उसी उसमें नोटिफिकेशन में। तो हम ये बोल रहे हैं जब आप वो दे रहे हैं तो फिर आप खुद उसको मान रहे हैं उस रिपोर्ट को, जस्टिस चौहान साहब की। इसी से लगा सवाल है सर, ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का, जिसका आपने भी जिक्र किया, उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट है यूसीसी का, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल का जो केंद्र सरकार का जो है लॉ कमीशन का जो ड्राफ्ट है वो उससे पिक किया हुआ, उसके ऊपर बेस्ड है। नहीं, आपने उत्तराखंड के ड्राफ्ट को देखा है? नहीं, उत्तरा देखिए, जस्टिस वी गोपाला गौड़ा साहब का ओपिनियन का लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। Therefore, I am of the view that the Uttarakhand state government enacting the statutory enactment of UCC is not sustainable in law. आप UCC नहीं बना रहे उत्तराखंड में, आप सिर्फ पर्सनल लॉज को जो कंकरेंट लिस्ट में उसको अमेंड कर रहे आप। अच्छा, दूसरा सवाल था आपका पॉलीगेमी का, आंसर नहीं दिया मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है जुलाई 28, 2022 का, आप पढ़ो उसको। उसमें क्या लिखा हुआ है कि पॉलीगमी 1.9 मुस्लिम्स में है, 1.3 हिंदूज में है, 6% का फर्क है, दूसरे कम्युनिटी 1.6 है। अब यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस्लाम में और नॉन मुस्लिम्स में सेकंड वाइफ है तो सेकंड वाइफ नहीं मानते उसको मिस्ट्रेस बोलते। इस्लाम में सेकंड वाइफ है और उसको राइट टू मेंटेनेंस मिलता, अलग घर मिलता। दूसरे आप सेकंड वाइफ रख रहे, उन्होंने आपके वाइफ नहीं है, उन्हें मिस्ट्रेस है। तीसरी बात, अभी सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करने वाला है कि शादी मर्द में हो सकती है, औरत में हो सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट अभी डिसाइड करने वाला है वेदर एक मर्द दूसरे मर्द से शादी कर सकता क्या, एक औरत दूसरे औरत से शादी कर सकती क्या, अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करने वाला है। चौथी बात यह है, आप लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिए ना,
लिव इन रिलेशनशिप को लीगल कर दिया आप। जब वो लीगल कर दिया फिर इसके पीछे क्यों पड़े हुए भाई आप? यानी अगर उन्हें शादी कर लिया, फर्ज करिए, मगर बोलता मैं लिव इन रिलेशनशिप करूंगा, मुर्गी कैसे चोंच चोंच मारते रहता हर जगह पे उन्हें, वो मर्द वो भाई शादी कर लिए ना, लिव इन रिलेशनशिप में हूं मैं, आप अलाउ कर दिए, आप अलाउ कर दिए उसको। ये तो आप लीगली आपको व्यू पॉइंट बोल रहा हूं मैं, आप पॉलीगमी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में पॉलीएंड्री है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी है। क्या पॉलीएंड्री क्या है? एक औरत 4-4, 3-3 मर्द से शादी करती। यह है कल्चर का हिस्सा है उनके। आप ऐसा शॉक मत हो जाइए, ये उनके कल्चर का हिस्सा है, पॉलीएंड्री है उसमें। अब टीवी पे बैठने वाले मुसलमान 4 शादियां, अरे क्या पॉलीएंड्री के बारे में बोलो, ये है, ये हिस्सा है, ये भारत का कल्चर है, ये ट्राइब्स का कल्चर है ये। और नॉर्थ ईस्ट में आप प्रॉपर्टी का बोले, आप ये बात क्यों नहीं पूछते मेरे से? नॉर्थ ईस्ट में एक ट्राइब में सबसे छोटी बेटी को बाप की पूरी जायदाद मिलती। अब क्या हुआ बोलिए उसका? सबसे छोटी बेटी को डिफरेंट। यही तो भारत की खूबसूरती है। आज इंडिया में ट्राइबल्स की आबादी 2011 में 9 करोड़ बताए थे, अब कम से कम 11.5 करोड़ की आबादी है। आप करना क्या चाह रहे हैं इस देश में? करना क्या चाह रहे हैं बीजेपी इस देश में? नहीं, कैसा लाएंगे आप? उनको एक ऑब्सेशन है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 टैक्स। अब तो मोदी जी बोल दिए 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर। अब क्या बात है, फर्टिलाइजर हो सकता है क्या पूरे इंडिया में? अच्छा, और एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, आप कानून बना दिए ना, अब आप ये बताइए कि 9 मिलियन गर्ल्स आर मिसिंग 2000 से 2019 तक। 9 मिलियन गर्ल्स आर मिसिंग इन इंडिया फ्रॉम 2000 2019। हम फीमेल इन्फेंटिसाइड का कानून बना दिए। 86% उसमें किसके है बोलो आप? किसके? मुसलमानों के है क्या? बोलिए ना। हम जो यूसीसी की बात करते, जो महिलाओं की मोहब्बत की बात करते, बोलो फिर। ये 9 मिलियन यानी करीब करीब उत्तराखंड की आबादी हो जाती, मिसिंग है। देख लिए बच्ची है, निकाल दो पेट से। सर आपने अभी एक डेलीगेशन, हाँ, आसाम के चीफ मिनिस्टर अगर बिल इंट्रोड्यूस करेंगे तो उन्होंने आसाम के ट्राइबल पे लागू करेंगे। आसाम के चीफ मिनिस्टर जो जितने ट्राइबल्स हैं आसाम में उन पे लागू करेंगे। पॉलीएंड्री को निकाल देंगे उन्होंने। देखिए उनका क्या, देखिए वो लोग आज सिर्फ एक आंख से देख रहे बस, और उस आंख में क्या हेट्रेड भरी हुई मुसलमानों के आस्ते, उस आंख में हेट्रेड भरी हुई मुसलमानों के आस्ते। आप आसाम के ट्राइब्स पे लागू करेंगे क्या लॉ? बताओ आपको। आप आसाम के बोडोस पे लागू करेंगे क्या कानून? वो हमारे को बताओ भाई आप। नहीं, अरे आप बोलिए ना। आप सिर्फ मुसलमान को दिखा रहे, आप बोलिए पूरे आसाम में बोडोस पे लागू होगा, जितने गारोज है, ट्राइब्स है, उन पे सब पे लागू होगा। बोलो आप, हम बोलना बोलिए। आप एक मणिपुर में, मणिपुर जल रहा, प्राइम मिनिस्टर नाम नहीं ले सकते उसका। 300 चर्चेस को जला दिए वहां पर मणिपुर में। नहीं, बोलिए एक मिनट मास। You see, I cannot answer for any other political party. We have met the Honorable Chief Minister, a delegation comprising of the members of Muslim Personal Law Board, members of Telangana, and the religious organization heads of Telangana had met the Honorable Chief Minister, Janab K. Chandrasekhar Rao. He categorically told us, and subsequently the CMO has issued a press notification also, which you have carried, wherein the Chief Minister had told this delegation that we will oppose the Uniform Civil Code. I don't know what strategy they will adopt. I cannot speak for what strategy TRS party will adopt, but
I hope and I have faith in what the Chief Minister has told us, that they will oppose the UCC. Sir, related question. Go ahead. One last. Irrespective of religion, India is following the common criminal law. So people ask why can't the common civil code be? No, you don't follow common criminal law. No, you don't. You don't. I'm sorry, sir. You are being misinformed. The state government has various amendments to CRPC. No. How can that be common? Many amendments are there to CRPC. State governments have made amendments to CRPC. One amendment which might be there in one state might not be there in another state. So how can it call? No. How can you call it common? IPC is common. No, sir. You cannot run criminal procedure only based on IPC. You have to have CRPC also, na. It's only procedure. No. See, that is what I'm saying. You use this argument of procedure, and you use this argument as a Hindu to protect your customs in every law. What is this? You have to understand that procedure and everything, when it comes together, you implement the CRP, you implement the criminal law. CRPC amendment आप हर जगह कर रहे, आप कर रहे नहीं कर रहे? रिलेटेड क्वेश्चन सर, उन्होंने बीआरएस का जिक्र किया। कांग्रेस ने अभी तक यूसीसी पे अपना रुख साफ नहीं किया। इनके नेता का कहना है कि पहले सरकार के ड्राफ्ट को देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे पार्टी का रुख क्या है। कांग्रेस एक मेजर अपोजिशन पार्टी है, वो इस पर इसका स्टैंड जो है क्लियर नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? अब क्लियर नहीं है तो फिर अच्छा पैगाम दे रहे आप देश को कि आप क्लियर नहीं है। आप क्लियर नहीं है, अच्छा पैगाम दे रहे आप पूरे आदिवासियों को, क्रिश्चियंस को, जैन्स को, बुद्धिस्ट को, मुस्लिम्स को अच्छा पैगाम दे रहे हैं। हम क्लियर नहीं है भाई, हम खुद कंफ्यूजन में हैं। ऑल्सो सर, अपोजिशन यूनिटी की मीटिंग हो रही है क्या? अब उसमें आशीष पे बात होनी चाहिए। अपोजिशन देखिए अपोजिशन यूनिटी की मीटिंग पे मेरे को मत बोलिए, क्योंकि मैं अनटचेबल हूं उन लोगों के लिए। अब वो लोग बात करेंगे नहीं करेंगे ये उनके ऊपर मुनस्सिर है, मगर हम बताना ये चाह रहे कि हमारे लिए ये एक इशू है। आप तमाम को अपना अपना स्टैंड क्लियर करने की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं होता कि रनिंग विथ हेयर एंड हंटिंग विथ हाउंड्स नहीं कर सकते आप। बस मैं बैठा आराम से, एक के बाद एक आने रही पूछो। आप आर्टिकल 44 की जिक्र करें सर, which is a directive principle of state policy and UCC is included in that. Are you seeking amendment of that? No, I am not seeking any amendment in that. It is there. But why are we forgetting? What about those other 19 directive principles? Why don't you impose a ban on alcohol? Please do it. Please do it. It is part of directive principle. Please ensure that the wealth of this country is divided equally. Our wealth is now 50%, if I'm not wrong, wealth is with 15-20 individuals. That is also part of directive principle. There are so many directive principles. Why don't you implement that? Why don't you implement that? Why only you're fixed on 144? There are other directive principles. Where is your love for constitution? So your love for constitution is limited to one Article 44. And moreover, please understand, you cannot use Article 44 to take away my fundamental right. That is Article 25, 26 and 29. These are fundamental rights. I have a fundamental right to practice my religion. I have a fundamental right to practice my culture. I have a fundamental right to manage the affairs of my religion. How can you take away that? आज खत्म होगा, 14 को आखिरी तारीख है। हाँ, क्या ये नहीं एम नहीं है उसका एम क्या है? आप बोलता हूं आपको, they have solicited views and ideas from public on the issue of UCC. खत्म, उतना ही है। अब उसमें अनेरी आप समझिए इस बात को, जो 14 जून को
they have asked solicited views and ideas on the issue of UCC. उसमें क्या बोल रहे दे the notification of law commission, सुनिए आप, does not put forth any proposal for comment, but merely refers back to the prior notification of 21st law commission, including particular consultation paper on reforms of August 31, 2018. उसका तो हम रेस्पॉन्स दे दिए, कुछ भी नहीं है उसमें, आप दो खाली तो दे रहे, आप बना के देना था हमारे को, ये है ये है, ये कुछ भी नहीं है. So when you talk about the Hindu marriage, हाँ? when you talk about Hindu Marriage Act or several other acts, हाँ. do you believe, bringing about UCC will bring about a loophole yet again for the minorities, for the service of the minorities? Now, Anand Marriage Act amendment was made in 2012, which amended the Anand Marriage Act of 1909. This amendment was introduced and as special and specific act to register marriage for Sikhs only. If UCC comes, this will go away. This act specifically recognizes Anand Karaj, the ritual of Sikhs, and allows for registration of marriages under the said act. चले जाएंगा वो. That is why the Shurumani Gurdwara Pradbandhak Committee, I am thankful to them that they oppose UCC. Delhi Chief Minister initially supported, but his own Chief Minister of Punjab said no, no, no. जो पंजाब के शाही इमाम हैं, उन्होंने कहा कि इस पर बेमतलब का जो है इस पर बात हो रही है, अभी तक तो ड्राफ्ट ही नहीं बना है, इस पर क्यों इतना? नहीं, शाही इमाम साहब काबिल आदमी हैं, वो अपनी बात कर सकेंगे, उनको एक नाकाबिल आदमी को क्यों चाहिए राय? अभी ड्राफ्ट ही नहीं आया. अरे भाई मैडम, उनकी राय है, उनकी राय है, हम रिस्पेक्ट करते, उन काबिल आदमी है, बहुत काबिल आदमी है, वो अपनी राय रख सकते हैं, वो उसमें क्या है? आप मैं लिख के दे रहा हूँ ओपिनियन, ये इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उसमें बुरी बात क्या है? नहीं, पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि हवा एक मचा रखा है जिस पर कुछ नहीं है. नहीं, ठीक है, वो बड़े मोहतरम आदमी है, हम एहतराम करते हैं उनका, हम अपनी राय दे रहे. हाँ, मैं क्या हूँ अभी, मेरा आइडेंटिटी क्या है अभी यहाँ पे? नहीं, आप सुनो, आप सुनिए, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जिम्मेदार हूँ, MP हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ. KCR साहब मुस्लिम डेलीगेशन को ये एश्योरेंस दिए हैं कि वो UCC की मुखालिफत करेंगे, और उन्होंने ये बोले कि हम इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस की वजह से, वो बोले कि मैं अपने दोनों पार्टी के लीडर्स जो राज्यसभा लोकसभा उनको बुला लिया, मैं केशवराव साहब को और हमारे नामा नागेश्वरराव साहब को उन्होंने बुला के बिठाए और बोले कि देखो भाई क्या करना है. थर्डली KCR ये भी बोले कि मैं लाइक माइंडेड पार्टी से भी बात करूंगा, और KCR साहब आप बोल रहे हो बाहर नहीं निकली बात, उन्होंने बोले आपके दोस्त को भी बात करो आप, तो मैं लाओ साहब जगन मेरा दोस्त है, मैं जगन से भी बात करता हूँ. ऐसे बोले आपके जाके मिलता हूँ मैं, मेरे को बोले खाना लंच को असद भाई लंच करके बात करेंगे. मैं बहुत दिन से बोल रहे हूँ, अनफॉर्चुनेटली उनकी मसरूफियत मेरी मसरूफियत की वजह से नहीं जा सक रहा हूँ, बट मैं हमारे उनके पार्टी के MP मिथुन रेड्डी साहब से बात किया, मैं उनको कन्वे किया, मैं मिथुन रेड्डी साहब के सर आप प्लीज़ आपके लीडर को बोलो आप. उन्होंने बोले बिल्कुल ओवैसी साहब हम हमारे लीडर को बोलेंगे. तो ये मीटिंग में ये हुआ. अब आप लोग इतना वाई आर यू जंपिंग द गन, मैंने क्यों आप लोग इतना परे वो हो जा रहे हो, क्या करते हो उस दिन? क्या हाँ, कहाँ एब्सेंट हुए? अरे भाई अब जो नहीं अभी जो मीटिंग हुआ वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, मीटिंग जो हुआ वही बोल सकता हूँ आपको. अब नॉलेज ऑफ अनसीन तो मेरे के नहीं है, मैं स्टार्स देख के नहीं बोल सकता हूँ ना हथेली देख के बोल सकता हूँ, मैं एक्सपर्ट उसका नहीं हूँ. जो CM एक स्टेट का CM जो बोल रहा है उस पर यकीन करना पड़ेगा ना, उनके रेस्पेक्ट तो करना, उसका यकीन तो करना पड़ेगा. जब बोल रहे हो हमने पूरे सबके सामने स्टेटमेंट दिया उन्होंने. No, I called him and he told me that I should meet his leader
it will be better that if we meet and tell him. And I told him, yes, I'll meet him, but please convey our opinion, our feelings to the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. He said, definitely I'll convey, but he said, Asad bhai, it will be better if you come and meet our leader and tell him. और कुछ आपको पूछना है? एक सुनिए ना, कितना अच्छी बात कर रहे हैं आप. अरे क्या ये देखिए, सुनिए. How do you see आप बोल रहे आप? Why I'm asking is हाँ. because many women feel polygamy is also discrimination, and when there is No. You are, why are you asking this question? Is because the government has claimed कि हम अकेले औरत को भिजा रहे. ये बोल रहे ना आप? हाँ, ओके, ठीक है. बीजेपी बोल दी कि मोदी जी अकेले भिजा रहे औरतों को. झूठ, सरासर झूठ, सफेद झूठ भी नहीं बोल सकते. आप सऊदी अरब है. You make laws for people performing Hajj. It is your laws which I have to follow, not Modi ji's laws. आप बोल रहे आप अकेले औरत को भिजा सकते, जा रहे भिजा सकते, जाइए. आप कल तक नहीं बोल रहे थे, नहीं भिजा रहे थे. उन्होंने बोले आप अकेले भिजाओ. अब यहां पे बाजा क्या, मोदी जी बोले है कोई बात तो है, कभी तो सच्चाई बोलो. सऊदी अरब का कानून है, उन्होंने जितने बुलाए बोलना. अब सऊदी अरब का कानून ये है, बाज मुसलमान जो है हिजाब करते नहीं करते, मगर आप जैसा लैंड करें आपको पहनना पड़ता. लॉ है वहां का. सऊदी अरब एक लॉ बना दिया कि अकेली औरत भी हज कर सकती, जा रहे. इसमें इंडिया के मुसलमानों को क्या करने का है? इसमें मोदी जी का क्या रोल रहा? पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बोले हम एक लॉ चेंज कर दिया, अकेले आके करिए. अकेले कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. अब बाज लोग बोलते नहीं अकेले नहीं करते, हम अपने महरम के साथ जाते. महरम का मतलब क्या है? हस्बैंड. अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तो बेटा या भाई सच जाते, जा रहे. अब उन्होंने कर क्या हर चीज का क्रेडिट ले तो कैसा भाई है? अब कल के दिन सऊदी अरब में कहीं तेल निकलेगा, वहां गए थे वो निकला, बोलेंगे क्या? उनको इस पे बात है. Our civil and criminal laws are come again, sir. I didn't hear. Are they sufficient to address the aberrations or disparities in the present plural system of? See, to answer your question, I have given you an example of how we have a law against child marriage. But 86% of child marriages happen in non-Muslim communities. We have a law. We have a law against female infanticide, but I have given you a figure of 2000 from 2019. 9 million girls are missing. We have a law. One must understand that you have again made a law on criminalizing triple talaq. Laws cannot bring societal reform. What we require is reform within the society. You have laws against beating someone. You have laws that you cannot commit a crime on tribals. What we see in Madhya Pradesh is that one upper caste Hindu was urinating on a tribal. You have laws. Reform has to happen. You have laws that people, right to dignity is a fundamental right. But you, day in, day out, we had seen a video that one Muslim was made to lick a feet of a person who was beating him black and blue. It is not the laws. How do we change as human beings? Yes, we require laws, but what about the change that should be brought in? You have laws on murder and kidnapping, but Nasir and Junaid were picked up and burned alive. So don't assume that laws will get you desired result. It is a society which needs to be transformed, reformed. How do you change? And that change should happen from within. Laws है आपको, बना रहे laws आप. अच्छा, laws के implementation में क्या हो रहा बोलो आप. अब आप देखो कि laws है आपके पास. एक मुसलमान, कई केसेस है, 9 साल 10 साल जेल में रहते हो यूएपीए में, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो या बीजेपी करो, 10 साल के बाद बरी हो जाते. लॉस है. Who will give back those 9 years, 10 years which a Muslim youth has lost? No one can give them back. No one even remembers. Even you don't remember. As a media, at the time of the offense, it is blown beyond proportion that this man did that.
He is exonerated after 9 years. No one carries, not even a single, कहीं तो भी छोटा न्यूज आइटम आता. Laws are there. The law should be implemented irrespective of what he is there or not there. You see, lastly, to answer your question, you have laws against every crime, but it is not implemented uniformity. Criminal laws are not implemented uniformly. They are implemented selectively against Muslims and Dalits. यूनिफॉर्मिटी उसमें लेके आओ ना, लॉज में आप नहीं लेके आते, आप कुछ नहीं लेके आते. अब हमारे पे जो गाड़ी पे गोली चलाए उनकी बेल हो गई, अपील गवर्नमेंट करना, अक्यूज करना. मेरे पे गोली चलाए, बेल मिल गई, और उसकी अपील कौन करना? नहीं करना, मेरे को करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट जाके. यही तो बोल रहा हूं, जो लॉज है उसका आप सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कर रहे, तो इसलिए सिर्फ 44 का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं मुसलमानों को देखने. मगर आप ये नहीं समझ रहे कि मुसलमान नहीं है यहाँ पर, आप हमारे हिंदू भाइयों को भी तकलीफ होंगी, आदिवासी भाइयों को होंगी, ट्राइबल्स को होंगी, सबको होंगी. जो दयाबागा या मिताक्षर स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं उनको भी परेशान होना पड़ेगा, सिखों को परेशान होना पड़ेगा. हो गया कम, अब क्या आई डन सर. अब अलग सुख गया, कितना बोल रहा हूँ, हो गया. नहीं, पानी की जरूरत नहीं है, बहुत बोल सकता हूँ. वो पानी पिलाना हमारा काम है, पीना हमारा काम नहीं है. हाँ हाँ, बस है, बहुत हो गया. यू रीड माई नोट, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. हाँ, लाइव कैसा वो जुम्मा है. रिलीजियस टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कुरान करीम में कि आप 4 कर सकते, मगर एक आपके लिए अच्छा है, आप इंसाफ करो, जस्टिस करो बोल के आया कुरान में. और जस्टिस करना बहुत मुश्किल है इंसान के लिए, बहुत मुश्किल है. और देयर इज हदीस, अगर कोई आदमी 2 बीवी शादी करता या और उसके अच्छा इक्वल बर्ताव नहीं करता तो स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट है ऑन द डे ऑफ जजमेंट. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि वो आदमी जो दुनिया में अपनी 2 बीवियों से इंसाफ नहीं करेगा, on the day of judgment, when Allah subhanahu wa ta'ala will be judging our deeds, he will be giving, उस दिन वो आदमी will come with his half body, वो अपने आधे धड़ से रेंगते हुए आएगा और लोग बोलेंगे वो आदमी है जो अपनी बीवी से इंसाफ नहीं करता था. स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट है. मगर एट द सेम टाइम अगर सेकंड मैरिज करते तो मुस्लिम पर्सनल में बीवी है, मैरिज है, उन्होंने वाइफ है, उन्होंने मिस्ट्रेस नहीं है, उनको इस सोसाइटी में इज्जत मिल रही कि ये औरत बीवी है. अब आप मेरे को बोलो कि किसी को बीवी बोलना अच्छा है या मिस्ट्रेस बोलना अच्छा है? मैरिज, हाँ, वो तो रिकॉग्निशन है ही नहीं. अरे मैडम, मगर आपको मैं हवाला दे रहा हूं ना, हमारे हिंदू भाई में 1.3% में हिंदू सेकंड वाइफ है. अच्छा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा मैरिज बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल मैन में हो सकती क्या, बायोलॉजिकल वुमेन या बायोलॉजिकल वुमेन हो सकती क्या, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा अभी. और अब आप लिव इन रिलेशनशिप अलाउड कर दिए. बाबा साहब अम्बेडकर लॉ माने उसको, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1997 को, नेहरू माने, के मुंशी माने, सरदार पटेल माने. आप जब उस जमाने में इसको लॉ माने आप, यानी अगर आप देखा जाए तो क्या नरेंद्र मोदी के मुंशी से बड़े हैं? नहीं है ना. वो लोग लॉ माने उसको. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो हमारे फोर फादर्स दोनों माने उसको लॉ. आज आप बोल रहे नहीं उसको हम कुछ करेंगे. और प्राइम मिनिस्टर बोलते वो इस्लामिक कंट्री. अरे कहा मेरे क्या करने का है भाई, ये मोनार्की है, वो मोनार्की है, वो बादशाहत है वहां पे. वो कंट्री में ऐसा होगा, हाथ काटते क्या, चोरी का कानून हाथ काटते क्या आप? वो बात ही नहीं है ना. और गांधी 28 अगस्त 1931 को एश्योरेंस दिए थे मुसलमानों को कि उनके पर्सनल लॉ में मदाखलत नहीं होंगी. कांग्रेस अक्टूबर 1937 को बोली थी ये बात, और नेहरू अप्रैल 6, 1937 को ये बात बोले थे. कांग्रेस पार्टी को याद रखना चाहिए चीजों को. आप अपील करें
मैं अपील नहीं कर रहा हूँ, खाली याद दिला रहा हूँ। बाज़ वक़्त सेलेक्टिव एमनीसिया हो जाता ना, तो याद दिला रहा हूँ खाली। Sir, apart from Jagan, have you reached out to anyone else? No, I have not reached out to Jagan in person. I had spoken to their Lok Sabha party leader, and he told me that it is better if I come and meet his leader, that is the CM of Andhra Pradesh, and I will definitely ask for a time and go and meet the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. हाँ हाँ हाँ, घर तक पानी आया क्या? नहीं, अब मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। हमारे को चप्पलों से मार रहे, हमारे गाय के नाम पे काट दे रहे, आप मेरे को पूछ रहे घर में पानी आया नहीं आया, डुबा के मार दे रहे, बा पानी आया क्या नहीं आया पूछ रहे। आप क्या बोलना आपको भाई? दिल्ली आप रेगुलर जाते हैं कई सालों से, तो पानी की हालत मालूम? नहीं, अभी मेरे को तो नहीं मालूम नहीं क्या है। बुरा हाल है, मगर बहुत बुरा हाल है। उससे बुरा हाल तो हिमाचल में है। हिमाचल में बहुत बुरा हाल है, इतने लोग मरे वहाँ पर, बहुत अफसोस की बात है। अब आप और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल रहे ना, हमारे जैन भाई है, उनके जो जैन गुरु है, उनको कपड़े नहीं पहनते ना। आप कपड़े नहीं पहने तो आप पे केस बुक हुआ था। वो नहीं, उनका रिलीजियस बिलीफ है वो। और मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं कंडेम करता हूँ वो जो कर्नाटका में जैन महाराज को जो मारे, मर्डर जो है, कंडेम इट। मगर उनको प्रोटेक्शन दिए ना आप। अगर आम आदमी नहीं कपड़े पहना तो फौरन केस बुक हो जाता आप पे। मगर उनका बिलीफ है, उनको उसको एक्सेप्ट कर रहे, इज्जत दे रहे, एहतराम कर रहे उसका। यही तो भारत की खूबसूरती है। हिंदू तो नागा साधु है। हाँ, हिंदू में भी तो नागा साधु है। भाई वही तो हम बोल रहे हैं ना कि उनका कल्चर है ना, उनका कल्चर है, उनका वो तौर तरीका है।